आपने इस वक्त माशरे में मौजूद किसी भी इनएफिशिएंसी को ख़त्म करना है तो उसका वाहिद हल टेक्नोलॉजी है। जैसा भी सोचता हूँ कि ये सर्विसेज की नीड पड़ सकती है, तो वो कैसे अपने आइडिया सोचा। आपने उसको पैसे दिए और उसने काम किया और वो चला गया, वो अपने काम का किसी को भी जवाब दे नहीं है। यहाँ पर वो बता रहा है कि मैंने ये काम किया, इतने पैसे लिए और ये उसका सबूत है। पेमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं इसमें? क्लाइंट से आप पहले ले लेते हैं या बंदा रिसीव कर रहा होता है पेमेंट, क्योंकि पेमेंट चैलेंज भी तो है। वो लोग स्किल्ड हैं, हुनरमंद हैं, उनको काम नहीं मिलता। अब काम उनके हाथ में है, उनकी जेब में है, उनके फोन में, एक टच पे है। कभी कभार हमें ऐसा होता है हमें अपना पर्पस नहीं मिल रहा होता है, तो वो कैसे ढूंढेंगे? एक फिक्रा उनका जो मेरे बिल्कुल जहन पे नक्श हो गया कि माइक मजाक नहीं होता। जब आप माइक पे आते हैं या ऑन कैमरा आते हैं तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं कि ये चीज़ अगर हमारे जो यूथ है, जो कि स्किल्ड वाला है, जो एजुकेशन वाली साइड में, वो ये गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। लोगों को बताएं कि सिर्फ जो है वो हराम चीज़ को खाना हराम नहीं है, हलाल चीज़ को हराम तरीके से कमा के खाना भी हराम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तहसीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सर ठीक बहुत हूँ। खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। एक तो आप लाहौर से इतनी दूर से हैं और दूसरा फिर आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट हम करते हैं जर्नी से। जब मैंने आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल देखा तो आपका मल्टीपल पीआर कम्युनिकेशन, एक्स नेवी और अभी आप कोई कासिद के नाम से कंपनी चला रहे हैं, तो माशाल्लाह मल्टीपल मतलब डायमेंशंस ही कह लें, बिल्कुल अलग अलग एरिया हैं आपकी। तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताएं, जर्नी बताएं, एंड देन फिर मूव ऑन करते हैं। जी तहसीन साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और इस काबिल समझा कि हम नहीं नहीं एज सर, अ मेहमान आपके पास बैठे। जो आपने बात की जर्नी की, तो मैं एजुकेशन से स्टार्ट करता हूँ। आई हैव माई बिल्कुल। मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन एंड आई हैव माई स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सही। तो उसके बाद एज अ जर्नलिस्ट मैंने वर्नैकुलर मीडिया में कुछ अर्सा काम किया, एक्सप्रेस न्यूज़ में एज अ कोरेस्पोंडेंट काम किया, एजेंसी फ्रांस प्रेस के साथ थोड़ा सा काम किया। उसके बाद मैंने नेवी ज्वाइन कर ली पीआर डायरेक्टरेट में एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, और मैंने कुछ तकरीबन 11-12 साल वहाँ सर्व किया। तो 2024 में जब मैं नेवी से फ्री हो रहा था तो फिर हमारा ख़्याल था कि क्या किया जाए आगे। तो जो कुछ हम ख़याल दोस्त हैं उनके साथ मिल के हम डिफरेंट चीज़ों पे हमने वर्किंग की कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं। उसमें जहन में जो एक चीज़ थी वो ये थी कि कोई खैर का काम करना है, कोई ऐसा काम जिसका इम्पेक्ट हो। तो हमने देखा कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे, ब्लू कॉलर वर्कर्स जिनको कहते हैं, वो बहुत एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हैं दुनिया भर में। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं क्योंकि वो हुनरमंद तो हैं लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए उन्हें, अगर वो बाहर के ममालिक में भी जाते हैं तो उन्हें अपने राइट्स का नहीं पता। ऐसा ही है। और यहाँ पर भी कोई उस तरह से बाकायदा निज़ाम नहीं है बहुत ज़्यादा उनकी सर्टिफिकेशंस का, ट्रेनिंग्स का। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तो हैं लेकिन ज़्यादातर जो लोग आपको यहाँ स्किल्ड मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे कि मेरे चाचा या मामा या बाबा कारपेंटर थे तो मैं भी कारपेंटर बन गया। उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, और जब वो उस ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के बगैर बाहर जाते हैं तो उनको उनका राइट फुल जो मुआवजा है वो भी वो नहीं मिलता। तो और भी इस तरह के बहुत सारे इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक बहुत एफिशिएंसी का गैप था इसमें, तो और हमने सोचा कि हम इस गैप को ब्रिज करेंगे सही है। और हमने कासिब के नाम से कंपनी का आगाज़ किया। कासिब का जो लफ्ज़ है ये इंस्पिरेशन है अल कासिबु हबीबुल्लाह से, यानी कि हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ से हमने ये इंस्पिरेशन ली और हमने कहा कि हम अल्लाह के इन दोस्तों की एम्पावरमेंट पे, इनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम करेंगे। और उसमें फिर सैलानी हमारे साथ ऑन बोर्ड हुआ। सैलानी इज़ आवर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, वो हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है। उनके पास लोग आते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी और फिर जॉब्स के लिए भी। और उसके अलावा हुनर फाउंडेशन के साथ भी हमारा MOU है सर्टिफिकेशंस वगैरह के लिए। तो हम ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इनकी ट्रेनिंग्स पे काम करते हैं, इनकी सर्टिफिकेशंस वगैरह के लिए काम करते हैं, और फिर हम इनकी सर्विसेज जो हैं वो सेल करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर को। तो हमारे दो सेगमेंट हैं जिसमें B2B भी है और B2C भी है। तो ये कासिब जो इसमें एक आपने चीज़ रह कंपनी का गई जिक्र है, किया। इसमें एक चीज़ आपकी रह गई है, मैं बहुत देर से तक ये शायद अब आ जाए। पॉडकास्ट आपने मिस कर दिया, वो भी आपने किया हुआ है। दैट्स समथिंग वेरी न्यू। वो वो मैंने अभी अभी रिसेंटली अभी स्टार्ट। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। लिव विद पर्पस के नाम से एक पॉडकास्ट है जो मैं होस्ट करता हूँ। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो कैसे ख्याल आया? जैसे आपने कंपनी का नाम बड़े सोच के रखा कासिब,
तो इस तरह का क्यों, मतलब पॉडकास्ट या देखते हुए आप भी पॉडकास्ट सुनते चलो मैं भी अपना पॉडकास्ट शुरू नहीं, करता हूँ? ऐसा नहीं था। जितना सोच समझ के नाम कासिब का रखा, उससे ज़्यादा सोच समझ के डेलिब्रेशन करके पॉडकास्ट का नाम रखा लिव विद पर्पस। तो इसमें एक कॉल टू एक्शन भी है, लिव विद पर्पस, यानी कि इसका अगर आप तर्जुमा करें तो वो होगा कि जियो बा मकसद ज़िंदगी। तो इसका अगर आपने पर्पस की बात की तो मैं देखता था कि यूट्यूब पे जो कंटेंट हमारे यहाँ बन रहा है वो कोई ऐसा नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा सीख सकें, कोई मोटिवेशन मिले। बहुत यूज़लेस किस्म का कंटेंट भी बन रहा है जिससे कोई वैल्यू कंटेंट ड्राइव नहीं क्रिएशन हो तो रही, बहुत आसान हो गई ना अब कोई तो। कोई वैल्यू ड्राइव नहीं हो रही। तो मेरा मेरा मकसद ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाए जिसमें हम जितने हाई अचीवर्स हैं और वो लोग हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। उसके इंट्रोडक्शन में, चैनल के इंट्रोडक्शन में ही एक छोटी सी वीडियो है जिसमें एक लाइन है कि हमारा मकसद उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने ज़िंदगी से लिया कम है और लुटाया ज़्यादा है। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं चाहता था कि मैं उनके साथ बैठूं, उनके उनके जर्नी को हम अप्रिशिएट करें और हम इन तमाम अफराद की रोल मॉडलिंग करें। हम अपनी यूथ को बताएं कि आप ये भी बन सकते हैं और इस तरह का काम भी किया जा सकता है। टिकटॉक डांसिंग इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, देर इज़ मोर टू डू इन लाइफ। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस था और उसका नाम भी जो मैंने रखा वो यही सोच के रखा कि वो नाम भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, वो नाम ही सारी कहानी बता रहा है, उसमें नहीं वो कॉल टू बहुत एक्शन भी है, लिव विद पर्पस। तो ये एक आगाज़ था, इट्स अ वेरी हम्बल बिगनिंग। और उसमें हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ कुछ नुमायाँ किया है दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए, तो उनको हम अप्रिशिएट करें, उनको उनके जर्नी को शेयर करें। आपके 3 एरिया ऑफ डायमेंशन आ गए। एक तो आपका एक्स नेवी आ गया, एक आपकी कंपनी आ गई और एक पॉडकास्ट आ गया। तो पहले मैं सोचता हूँ कि मैं क्या स्टार्ट करूँ। हम थोड़ा बहुत पहले एजुकेशन में क्या, मतलब क्यों आपने नेवी ज्वाइन की, बात एजुकेशन के फ़ौरन बात ही कर ली थी पहले ही, जैसे हम बचपन में होते हैं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपने पहले ही डिसाइडेड था या एक बाय चॉइस बने या बाय लकी बने? अब चॉइस ही होती है, हम जो कुछ भी हैं हम अपनी चॉइसेस का नतीजा ही हैं। तो शुरू से, बचपन से तो नहीं, क्योंकि बचपन से जो जाते हैं वो इंटरमीडिएट के बाद एक राउट होता है डाउट होता है। जिसमें आप इंटर के बाद यानी कि एफएससी के बाद, एफए के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन हम उसको बोलते हैं, उसके थ्रू ज्वाइन किया। तो हाँ, एक कॉन्शियस चॉइस थी और एक ज़ाहिर हुब्बुल वतनी का जज्बा हम कैसा सब में होता है। एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई स्पेशली क्या सीखा आपने? एक तो बड़ा प्राउड है अपने ऊपर कि हमने मुल्क को सर्व किया, और अभी तो खैर कंपनी भी आपने सर्व के लिए बनाई है, तो कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं या दिल करता है दोबारा ऐसे ही चले जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितनी देर सर्व किया बहुत प्राइड के साथ सर्व किया और अभी भी जो काम कर रहा हूँ वो भी इसी नीयत से कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा करना अच्छा है, करें, कुछ नहीं बेहतर करना है। बहुत तो अच्छा ये है। भी एक जर्नी है और मैं इसके साथ भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नो रिग्रेट्स। मुझे ये था कि ये जो कंपनी आपने खोली, जब मैं आपकी वेबसाइट भी देख रहा था तो बहुत सारी फील्ड्स थी, उसका तो आपके पास तजुर्बा नहीं है, तो हाउ डिड यू कम विद द आइडिया कि उनको कैसे फिर आप मैनेज करेंगे जब चीज़ आपको पता ही नहीं है, तो वो आप कैसे उसको मैनेज बहुत करेंगे? अच्छा सवाल है। इसमें इसका जवाब ये है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है ना, अगर आपने इस वक्त माशरे में मौजूद किसी भी इनएफिशिएंसी को ब्रिज करना है, किसी भी इनएफिशिएंसी को सही है। ख़त्म करना है, तो उसका वाहिद हल टेक्नोलॉजी है। मिसाल इसकी मैं ये राइड हेलिंग ऐप्स से देता हूँ, करीम है जिस तरह। अब करीम क्या है, वो ना उनकी गाड़ी है, ना ड्राइवर उनका है, ना सवारी उनकी है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो कासिब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हुनरमंद अफराद हैं, वो गली की नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं और उनको काम नहीं मिल रहा, और उधर हर हर घर में काम है, काम हर है। घर में प्लम्बरिंग का काम है, हर घर में कोई 2 बल्ब ख़राब हैं, लेकिन वो कौन जाए, कौन बंदा ढूंढे, कौन ले करके आए। तो एक ट्रस्ट बहुत फैक्टर है। बड़ा गैप था एफिशिएंसी का। तो हमने उस गैप को ब्रिज करना चाहा, और ये जो वर्कर्स हैं इनकी ट्रेनिंग का बहुत लैक था कि अगर ये बाहर जाते हैं तो इनकी ट्रेनिंग उस तरह की, उस लेवल की नहीं है कि ये अच्छा मुआवजा ले सकें, इनके पास बाकायदा सर्टिफिकेशंस नहीं हैं। तो ये वो सारे एफिशिएंसी में
इस सारे निज़ाम में ये गैप्स थे जिनको हम ब्रिज करना चाहते हैं। तो अब इनको टेक्नोलॉजी को एक यूज़ कर रहे हैं हम्म इन इस इंडस्ट्री के अंदर जो इनएफिशिएंसी है उसको ख़त्म करने के लिए। टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं इन वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए। आप घर पे हैं, आपको गाड़ी की ट्यूनिंग करानी है, एक ही दिन है आपके पास वीकेंड का, वो बर्बाद हो जाता है लोगों का कि वो उसमें घर के काम करवा रहे हैं या गाड़ी की ट्यूनिंग कराने निकले हुए हैं, ऑयल चेंज करवाने निकले हुए हैं। तो आपके पास कासिब में एक क्लिक पे मैकेनिक या प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर, जो भी जितने काम है वो आपके घर पे आ जाएगी टीम, जो भी काम है। और आप अपना अपनी अपनी ईज़ पे, जिस टाइम पे, अगर आप दफ्तर में हैं और दफ्तर में आपकी गाड़ी 8 घंटे के लिए खड़ी है तो उस दौरान उसकी ट्यूनिंग हो सकती है अगर बंदा वहीं आके करे। तो तो कैसे आपको मैनेज अलग करते से हैं उसको नहीं बंदे को करना पड़ता। सर्टिफाइड कैसे करते हैं कि ये बंदा इस काबिल भी है कि वहाँ जाके ट्यूनिंग कर। उसमें जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनसे हम उनकी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, तस्दीक करते हैं कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बंदा जो है वो क्लीन है, उसका कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सही है। मेक श्योर करते हैं। उसके बाद उसको फिर हम अपने प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड करते हैं और और उसके उसके बाद स्किल्स फिर भी चेक करते यूज़र्स हैं, उसके स्किल्स भी चेक करते हैं। स्किल्स, उसका सर्टिफिकेट अपलोड होता है और उसको हाँ हम और उसके बाद फिर रेटिंग्स हैं। जो यूज़र है, फ़र्ज़ करें कि आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाना है, तो उसका पूरा मैकेनिज़्म है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बंदा होगा वो सर्टिफाइड होगा और उसकी हमने वेरिफिकेशन भी करके उसको ऑन बोर्ड किया होगा। तो बेसिकली ये जो इनएफिशिएंसीज़ हैं इस मार्केट में, उनको हम ब्रिज कर रहे हैं। तो सही है। इसलिए मुझे खुद से इलेक्ट्रिशियन का काम आना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह ओके। उबर का एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मुझे गाड़ी का ड्राइवर या मैकेनिक होना ज़रूरी नहीं है। सही है। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि एनेबल करता है पाकिस्तान की स्किल्ड वर्कफोर्स को। सही। सो इट्स अ टेक स्टार्टअप बेसिकली। तो नहीं, बहुत हमने अच्छा आइडिया है। टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं इन तमाम मसाइल के हल के लिए कि हैंडीमैन एट योर सर्विस, मतलब जो भी आपको काम की रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, वो आपको आपके घर की दहलीज पे काम हो जाए और आसानी से हो जाए, सहूलत से हो जाए। ये एक इसमें इसके पीछे मकसद था, इस कंपनी के पीछे। ये मकसद तो है, इसमें एक चैलेंज जो मुझे दिखता है ना, अगर हमने एक एसी वाले को बुलाया, वो आया, वो एसी का सिर्फ हर दफ़ा में एक तो डिफ़ॉल्ट में वो बोलता है कि यार इसकी गैस ख़त्म हो गई है, वो तो गैस तो शायद उसे सबक पड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो, फिर उसके बाद बोलता है पाइप लीक हो गया। अब आदमी खुद तो जाके चेक नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो ये थोड़े बहुत आगे पीछे, इसको मैं फ्रॉड कहूँ या इसको कहते हैं मिसकमिटमेंट कहना है इसको, तो इसको कैसे भी, इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं इसको। उसको भी हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही करेंगे। मतलब हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं जहाँ पे पूरी एसेट मैनेजमेंट भी हो रही हो, यानी कि जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं किसी कॉरपोरेट में, किसी बैंक में, किसी दफ्तर में, उन सब का रिकॉर्ड हो कि इसकी कितनी दफ़ा गैस चेंज हुई है। अगर एक ही सीज़न में 4 दफ़ा गैस चेंज होगी तो इसका मतलब है कि ये बियॉन्ड रिपेयर है, इसको या तो चेंज करें एसी को। बार बार अगर हर तीसरे दिन एक ही काम कर रहे हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, फिर तो तो इकोनॉमिकली आप हिस्टोरिकल लॉस में। लॉग मेंटेन कर रहे हैं हम तो उसके। वो हम भी उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि आपकी फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट हो रही हो टेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा, टेक्नोलॉजी को और किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वर्कर जो काम करता है उसकी तस्वीरें अपलोड कर रहा है कि वाकई उसने ये काम किया है। अब जब आप मार्केट से किसी बंदे को मार्केट से बुलाते हैं, ओपन मार्केट से या किसी दुकान से, तो वो तो शायद कहीं जवाबदेह नहीं है। उसने तो जो आपको कहा, उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक कहा, आपने उसको पैसे दिए और उसने काम किया और वो चला गया। वो अपने काम का किसी को भी जवाबदेह नहीं है। यहाँ पर वो बता रहा है कि मैंने ये काम किया, इतने पैसे लिए और ये उसका सबूत है तस्वीर की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में। तो एक टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस सारे मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सक्सेस स्टोरी है अभी आपकी करंटली कि आपने कहे इस तरह के चैलेंज या इस तरह के हमने इशू को रिजॉल्व किया? सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज़ हैं। वो लोग जो यानी कि स्किल्ड हैं, हुनरमंद हैं, उनको काम नहीं मिलता था, अब काम उनके हाथ में है, उनकी जेब में है, उनके फ़ोन में, एक टच पे है। वो इज़्ज़त के साथ उन्हें काम मिलता है, कोई उनका एक्सप्लॉइट करने वाला नहीं है और वो जाते हैं इज़्ज़त आबरू के साथ अपना काम करते हैं और रोज़गार कमाते हैं। और इसमें नेक्स्ट फेज़ में हम इसी मैन पावर को एक्सपोर्ट करने का इरादा रखते हैं और हम ये काम कर भी रहे हैं, जिसमें हम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं स्किल्ड वर्कर्स की। तो जो हमारे पास अच्छे वर्कर्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके हम
उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट बाहर भेजते हैं। तो वो ये इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, स्कैम्स हैं, जिसमें लोगों को बाहर भेजने के नाम पर धोखाधड़ी होती है, उससे बच रहे हैं और उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है ऑब्वियसली। तो तकरीबन क्या टारगेट है आपका फ्यूचर में, नेक्स्ट 5 ईयर में क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर देंगे? आइडिया आपका बहुत अच्छा है और हम बहुत इम्प्लीमेंट कर चुके हैं बहुत कुछ। अभी नेक्स्ट फेज़ में हमें इसे ग्लोबली एक्सपेंड करना है। पहले पैन कंट्री और उसके बाद ग्लोबली इसको पूरे पाकिस्तान मुल्क में में। आपका कितना इसका रेशियो है मार्केट या मार्केट? पाकिस्तान में अभी हमारे ऑपरेशंस एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक, हमारे ऑपरेशंस कराची में हैं और अगले चंद दिनों में हम इसे लाहौर, इस्लामाबाद एक्सपेंड कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसको है। ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहते कितने हैं। लोग एक्टिव हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके? वर्कर्स या यूज़र्स? दोनों ही बता दें। वैसे तो मतलब यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो कासिब का फेसबुक पेज है वही 52 हज़ार से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ, और वो सब मोस्टली हमारे यूज़र्स हैं। और जो वर्कर्स हैं वो भी अराउंड 2000 वर्कर्स हैं जो हमारे साथ अभी कराची के? हाँ रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं। इस तरह के चैलेंज तो नहीं आते कि उनको मोबाइल सिखा रहे हैं, उनको पूरा प्रोसेस सिखा रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर आप? तो अभी क्योंकि एप्लीकेशन जब हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं उससे पहले कुछ काम मैनुअल हो रहा था, अभी हम सारा इसको हर चीज़ को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है जब ऑटोमेशन आती है तो फिर लोगों की तरबियत, ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, तो उसको हम उन लोगों की ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं। वो वीडियोस की शक्ल में है, वो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की शक्ल में है कि उनको हम बुलाते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं। ना सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी पे उनको ट्रेन करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है, हम उनकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी करते हैं कि बात कैसे करनी है, किसी की तरफ जाना है तो क्या उसके एथिक्स क्या हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, लिबास कैसा होना चाहिए, गुफ्तो शनीद कैसी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स जितनी हैं वो भी हम उन्हें उस पर भी ट्रेनिंग्स देते तो वो हैं। ट्रेनिंग्स कहाँ, यहीं कराची के अंदर? जी हाँ, कराची में। और वो जो आप बता रहे हैं कि सैलानी हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है, कुछ ट्रेनिंग्स हम सैलानी के साथ मिलके कर रहे होते हैं और बाकी जो कासिब से रेलेवेंट ट्रेनिंग्स हैं वो हम अपने कासिब के लेवल पे भी कर रहे होते हैं। और अभी सिर्फ कराची में आपका ये ऑपरेशन जी चल हाँ। रहा है? कौन सा ऑपरेशन, इतनी सारी सर्विसेज मैंने उसमें देखी है माशाल्लाह से, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सी चल रही है अभी? अब सीजनल है सर। अच्छा, जिस सारा तरह गर्मियाँ आ रही हैं तो एसी की बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, एसी के रिपेयर्स के, मेंटेनेंस के, और सर्दियाँ आएंगी तो गीज़र्स के और इस तरह के, तो सीजनल है। हाँ, जो 4 सीज़न हर वक्त जो बहुत ज़्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही होती हैं वो बाइक्स और कार्स की, मैकेनिक्स की, ट्यूनिंग की, वो सब बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं जो कि पूरा साल ही चलती हैं। बाकी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो सीजनल नेचर की हैं। जिस तरह के शादियों का सीज़न आता है तो कारपेंटर की लोगों को होता है कि, और उसके अलावा क्लीनिंग सर्विसेज जब इस तरह का सीज़न होता है तो सीजनल नेचर की हैं बहुत सारी सर्विसेज। तकरीबन कितनी सर्विसेज उसमें चल रही हैं अभी करंटली इस वक्त एक्टिव हैं? अभी जितनी सर्विसेज वेबसाइट पे लिस्टेड है सब एक्टिव हैं सारे हाँ, डिपेंड ये करता है कि किस टाइम पे कौन सी सर्विस की डिमांड ज़्यादा है। अदरवाइज़ वो सर्विसेज सब अवेलेबल हैं हमारे पास, लोग अवेलेबल हैं, और उसके अलावा यूज़र्स की रिक्वेस्ट पे है ना कि उनको क्या सर्विस चाहिए। कैसे तो जो थिंक टाइम सर्विसेज बनाया? लिस्टेड हैं वो सब अवेलेबल तो हैं। बस सोचा कैसे कि सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स, अगर मैं जैसा भी ऐसा सोचता हूँ कि ये सर्विसेज की नीड पड़ सकती है, तो वो कैसे आपने आइडिया सोचा अपना? मार्केट एनालिसिस, मतलब हमने स्टार्ट करने से पहले बड़ा एक्सटेंसिव एनालिसिस किया। आपसे मैं पूछूं कि यार आपको क्या क्या परेशानी है, कि छुट्टी वाले दिन क्या आपके वो पेन पॉइंट्स हैं या मसले हैं जो आप चाहते हैं कि घर बैठे हल हो जाएं, या जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस से मुतालिक हैं, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट से मुतालिक हैं, तो वो क्या इश्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि रिज़ोल्व हो जाएं वर्कर्स से रिलेटेड। तो वो फिर हमने उनको उन पे रिसर्च करके उनको एनालिस्ट किया। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। अगर मैं कहता हूँ कि हो जाए तो दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज हमें अच्छा बंदा मिलना बहुत मुश्किल होता है, और हम एक ऐप पे क्लिक करेंगे और बंदा वहाँ से आ जाए और 2 मिनट में इसी का मसला हल कर जाए। अभी तो एसी का दिन चले, गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो एसी का मसले ज़्यादा हैं, हमारा 3 दिन से ख़राब हुआ है, वो मसला हल नहीं होकर देता। आप कासिब की ऐप पे जाएं, आपका 1 घंटे में मसला हल हो जाएगा। और ये सिर्फ यूज़र्स का मसला नहीं था, ये बिजनेसेस का, कॉरपोरेट्स का, एंटरप्राइजेस का भी मसला है
इनएफिशिएंसी का, कि उन्हें फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का, कि जो कोर बिजनेस कोर फंक्शन नहीं है आपका, वो आप अगर आउटसोर्स कर देते हैं किसी ऐसे इदारे को जो उसमें स्पेशलाइज्ड है, तो आपके फंक्शंस बहुत स्मूथ हो जाते हैं। तो पेमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं इसमें? पेमेंट क्योंकि तो वो तो क्लाइंट से आप पहले ले लेते हैं या बंदा रिसीव कर रहा होता है पेमेंट, क्योंकि पेमेंट चैलेंज भी तो है। हाँ, पेमेंट डिजिटलाइज पाकिस्तान में भी नहीं हुई, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें जो ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही होती हैं उसमें फिर जो कासिब की परसेंटेज होती है वो डिडक्ट हो जाती है, और जो कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसकी फिर वो लेटर ऑन एडजस्टमेंट होती है। तो आप ज़्यादातर क्या कैश में लेके चल रहे हैं अभी उसको? हम इनकरेज करते हैं कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स हों, लेकिन सही। जाहिर है कि हमारे यहाँ जो यूज़र्स हैं वो भी अभी बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो रेडी नहीं है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, तो कैश भी हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी तो गवर्नमेंट की फिर पॉलिसी चेंज हो रही है, फिर वो कैश निकालने पे इतना टैक्स है तो लोग बैंक में डालेंगे नहीं, कि भाई डालेंगे तो फिर निकालना मुश्किल है। क्या कहते हैं, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा या चलेगा? मेरे ख्याल में इसको डिजिटल पे आना है, वक्त लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इज़ डिजिटल, और हमें इस पे आने की ज़रूरत भी है ताकि डाटा पॉइंट्स बने, और हमारा जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ये इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंसी इसमें आए, कि हमें पता चले कि तहसीन साहब हैं अगर, तो वो Okay. क्या स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसके बेनिफिट्स भी इनको पहुँचें, कि अगर ये अपने बिज़नेस के लिए लैंडिंग करना चाह रहे हैं, कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो पता चले कि हाँ ये दे सकते हैं, इनकी ये हिस्ट्री है। तो अभी तो वो डाटा पॉइंट्स ही नहीं है ना हमारे पास इनफ, जिनसे हम ये सारी चीज़ें ड्राइव कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा हमें एनकरेज करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, कैश कैरी करना है, अब तो हमारी करेंसी वैल्यू इतनी है, अगर आप पेट्रोल के टैंक भी भरवाने जाएं तो वो भी 10,000 से ऊपर का भरता है, तो वो भी मुश्किल है। लेकिन लोगों की अभी तक मेरे ख्याल है शायद डरते हैं वो बैंकिंग सिस्टम में आने से, या वो डरते हैं कि यार हमारे पास FBR आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन बड़ी बड़ी हो रही है। कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है तकरीबन कितना मार्केट का अगर हम वैल्यू लगाएं, आपने जिस बिज़नेस का कभी भी किसी के बिज़नेस में जाते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन करते हैं, तो आपको क्या आइडिया लगता है कि कितनी मार्केट वैल्यू होगी इसकी? सर मैं अगर परसेंटेज में बात करूं तो जो ब्लू कॉलर इकोनॉमी है ये 35 to 40% ऑफ द होल इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ा साइज़ है। और जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, वहाँ पर तो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो स्किल्ड वर्कर्स ही कर रहे हैं। बाकी मुल्कों में तो अब गाड़ियाँ भी आना शुरू हो गई ना, ड्राइवरलेस। तो हमारे यहाँ तो अभी उतनी ऑटोमेशन नहीं हुई। तो हमारे यहाँ तो इस इकॉनमी का साइज़ जो ब्लू कॉलर इकॉनमी है, जो स्किल्ड वर्कर्स की इकॉनमी है, उसका साइज़ 40 to 45% ऑफ द होल इकॉनमी है। और और ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट ऑफ इकॉनमी है मेरे ख्याल में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं है कि ये जो वर्कर्स हैं इनको किस तरह एम्पावर करना है, इनको किस तरह बेहतर करना है। हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आप बात करते हैं HDI की, कि ये वाला जो ह्यूमन रिसोर्स है जो स्किल्ड वर्कर्स वाला है, इसको हमने कैसे डेवलप करना है, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना है। अगर ये बाहर भी जाते हैं तो अगर ये अच्छा ट्रेंड होंगे, अच्छे सर्टिफाइड होंगे, तो इनकी जो अर्निंग्स हैं वो मैनीफोल्ड हो जाएंगी, डबल ट्रिपल हो जाएंगी, तो आपके रेमिटेंसेस भी बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़र मुबादला जो आपके पास आ रहा है उसमें भी इजाफा होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, इस पे बहुत फोकस्ड अटेंशन की और काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली कौन सा एरिया आपको लगता है कि कम है, मतलब स्किल्स वर्कर, जैसे लाइक इलेक्ट्रिशियंस में लगता है, प्लम्बर में लगता है? सर पूरा ये सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी है ना, और ये पूरा सेगमेंट ही मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत तवज्जो की ज़रूरत है हर सतह पर, एंटरप्रेन्योरियल लेवल पे भी, मतलब और इसमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो इस सेगमेंट में काम करें, और सरकारी हुकूमती सतह पर भी इस शोबे को, इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इस चंक ऑफ द इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तवज्जो की और टैप करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट। नेक्स्ट क्या प्लान है इसके अंदर? आपने कहा डिफरेंट कंट्रीज़ में लेके जाएंगे,
कोई स्पेशल कैटेगरी को ऐड करने का प्लान है? एक तो बेनिफिट आपकी इसमें ये है कि आपको एआई रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि बॉट आते तो वो एक सिंपल टास्क करेंगे। और जो मैंने देखा है कि मैंने भी स्टडी भी पढ़ी थी, तो आपकी मुझे स्टार्टअप बहुत अच्छा लगा कि ये रिप्लेस नहीं हो सकता एआई हाँ से। जी बिल्कुल। बाकी बहुत सारी जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं ना, हाँ। अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या और बहुत सारे जो वाइट कॉलर प्रोफेशंस हैं, वो रिप्लेस हो रहे हैं एआई से। अब ये जो काम है ब्लू कॉलर वर्कर्स का, उस पे हर क्यूरी, हर काम यूनिक है, तो उसको ऑटोमेट शायद कभी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई पॉसिबल नहीं लगता है। बहुत दूर की वो बात लगती है। कितना रेवेन्यू जनरेट करने का मुल्क के लिए आपका प्लान है कि इतना तो हम इसको अगर नीचे सारों को ट्रेन करेंगे, इतने सारे एम्प्लॉयज़ की आपके पास तो इतना ज़्यादा जंग में कहता 40-50% लोग हैं जो कि स्किल्ड एम्प्लॉय हमारे पास अगर आप ट्रेन करें, उससे आपको क्या लगता है हम कितना रेवेन्यू बिल्ड कर लेंगे पाकिस्तान के लिए? नंबर से ज़्यादा हमारे यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि हम कितनी ज़िंदगियों को चेंज कर सकें, कितने लोगों को टच कर सकें। तो हमारा सर 10,000 वर्कर्स को ऑन बोर्ड करने का, उनको ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, बहुत कम उनको नहीं करा, एम्पावर करने का प्लान है। बहुत कम नहीं सिलेक्ट किया आपने? मुझे तो लगता है 10 मिलियन भी ले लेंगे तो 23 मिलियन मैं इस ईयर की बात कर रहा हूँ। हाँ, 2025 एक आध मिलियन तो ले लें। 2025 के एंड तक हमारा है कि हम 10,000 वर्कर्स को ऑन बोर्ड करके उनको अच्छा डिप्लॉय कर दें, तो हम उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ले आएँ, और फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम जितना एक्सपेंड कर क्योंकि आपकी सकें। मुझे अभी इस साल का टारगेट हमारा 10,000 वर्कर्स का है। क्योंकि मुझे आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी, आपने पार्टनरशिप कर ली सिलानी के साथ, तो ये आपके लिए ट्रेनिंग तो डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, तो इनके साथ मज़ीद इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ पार्टनर किया आपने। अगर आप 1 मिलियन का भी टारगेट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला है। 10,000 तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ कराची में, इधर कोरंगी में, चौरंगीस में खड़े होंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे। फिर इनको फिर मोबाइल चलाना भी सिखाते हैं? नहीं, ये 10,000 वर्कर्स वो हैं जिनको हमने पूरी तरह से डिप्लॉय करना है, उनकी सर्टिफिकेशन, उनकी ट्रेनिंग, हर चीज़ जिसको इतने तो आप बाहर भेज दें, मैं कहता हूँ। बिल्कुल हम भेजेंगे, और यही इरादा है 10,000 तो हमारा। बाहर भेज दें ताकि तो कुछ इससे रेमिटेंस। ज़्यादा भी इंशाल्लाह ताला, लेकिन इस साल का हमारा जो टारगेट है वो ये है। नहीं, इससे इंशाल्लाह से ज़्यादा भी हो जाएगा अगर आप करेंगे, क्योंकि मुझे आपका आइडिया बहुत पसंद आया था जब मैंने पूरी वेबसाइट वगैरह विजिट की थी। मैंने कहा आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक मेरे नहीं ख्याल कि किसी ने सोचा और इस तरफ नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स और भी आए, लेकिन ये लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल काम है, तो बैरियर टू एंट्री जो है वो बहुत हाई है, मुश्किल काम है, और इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स आए और कुछ एग्जिस्टिंग हैं, स्किल्ड एम्प्लॉय की वजह से कह रहे हैं, अनस्किल्ड एम्प्लॉय है, ब्लू कॉलर, तो इनको समझाना है। सर बेसिकली ओवरऑल जो हमारा एक थोड़ा सा मसला प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स का है ना, मैं मिसाल देता हूँ कि आपके पास अगर एसी का टेक्नीशियन आता है, तो आप उसको कह देंगे या वो आपको कह देगा कि अगली दफ़ा आप कासिब की एप्लीकेशन से ना बुलाइएगा, आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। हाँ, इसको जिस तरह लोग बाकी कंपनीज करीम के साथ करते हैं, वो भी बंद होगी, करीम बंद होगी, सबके साथ हम करते हैं ये, और हम ये जानते बूझते, ये शायद समझ नहीं हमें आ रही होती कि हम ये कितना गलत कर रहे हैं। हम ओवरऑल इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी जेपरडाइज कर रहे हैं, और उससे साथ साथ 300 रुपये 500 रुपये का फ़र्क, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और उस जो शख्स ये कर रहा है, जो वर्कर है, उसको ये नहीं पता कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से आउट हो रहा हूँ तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। मुझे जो घर बैठे हुए इज्जत से काम मिल रहा है वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा तो मैं कहाँ नंबर बांटता तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? एजुकेशन और अवेयरनेस ही है मेरे ख्याल में सर, कि लोगों को बताएं कि सिर्फ जो है वो हराम चीज़ को खाना हराम नहीं है, हलाल चीज़ को हराम तरीके से कमा के खाना भी हराम ही है। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू गए हैं और आप उसी को माइनस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एथिकली सही है। आई डोंट नो। नहीं है तो सही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक कल्चर में बिल्ड हो गया यार, कल ये काम एक कर लेना यार, आ जाना, डायरेक्ट बुला लूँगा मैं तुझे। तो मेरे ख्याल में ये एजुकेशन और अवेयरनेस ही होगा कि जब आप इस तरह से करते हैं, प्लेटफॉर्म को किसी को माइनस करते हैं, तो आप बेसिकली इकोनॉमी ट्रांजैक्शंस का ही नाम है ना, तो आपने वो ट्रांजैक्शन ही ख़त्म कर दी है, वो सिस्टम को ही आपने जब बाईपास कर दिया तो फिर वो सिस्टम के लिए भी प्रॉब्लम है और आपके लिए भी प्रॉब्लम है। इसको तो फिर आपने बस ये ट्रेनिंग के थ्रू ही अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई फ्यूचर प्लान क्या है? पॉडकास्ट का बताएं थोड़ा सा कि क्या उसमें किन किन गेस्ट को बुलाने का आपने
प्लानिंग की हुई है? सर उसमें ना जो लिव विद पर्पस पॉडकास्ट है मेरा, उसमें एक 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उन तमाम लोगों को हम बुलाना चाहते हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, आर्ट में, कल्चर में, म्यूज़िक में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने कोई नुमाया काम किया है या जो कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं किसी को बुलाऊं और उससे गुफ्तगू करूं तो उसका किसी को कोई फ़ायदा होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। मेरा मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स है, तो तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। तो वो एज अ गेस्ट लेक्चर हमारे पास आया करते थे और उनसे मैंने ये बात सीखी कि माइक मजाक नहीं होता। एक फ़िक्रा उनका जो मेरे बिल्कुल जहन पे नक्श हो गया कि माइक मजाक नहीं होता, कि ये जब आप माइक पे आते हैं या ऑन कैमरा आते हैं तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि और बहुत इसको, सारे लोग आपको हाँ, सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको सुन सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अच्छा इस्तेमाल करके आप एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। कोई ऐसी और पॉडकास्ट जो आप शेयर करना चाहते हो जिसमें बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला आपको? अब जितनी भी कन्वर्सेशंस हैं सारी मैंने तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत दिल से करता हूं ये काम जी। और सारी कन्वर्सेशंस को बहुत एंजॉय किया। अभी अगर आपने कोई सरे दस्त लेटेस्ट? पूछ लिया है तो अभी रिसेंटली अदील हाशमी साहब हैं, आर्टिस्ट हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब के नवासे हैं, और उनसे डिस्कशन हुई पॉडकास्ट पे। वो बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन थी। क्या टॉपिक था उसके ऊपर आपका? उसके ऊपर उनकी लाइफ जर्नी के हवाले से, आर्ट्स के हवाले से, क्रिएटिविटी के हवाले से, एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री के हवाले से और ओवरऑल लाइफ के हवाले से, क्योंकि अब वो मेंटोरशिप में और कोचिंग में ज़्यादा हैं। तो वही पर्पसफुल लिविंग जो है वो एक मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो उसके हवाले से उनसे बात हुई। और अभी मैं कराची आया हूँ, तो कराची में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बहुत आला काम कर रहा है। लोगों मखलूक की खिदमत में। वो कहते हैं कि पैदाइश से मौत तक इंसानी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं उन सब में हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो उनके जो फाउंडर और चेयरमैन हैं मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी साहब, उनके साथ एक नशिस्त रही अभी रिसेंटली? जी हाँ, रिसेंटली वो तो पॉडकास्ट मैंने डली हुई भी देखी है। मेरे हाँ चैनल पे है वो तो पहले पॉडकास्ट। किए वो अभी वो अभी रिसेंटली। अच्छा, वो लाइव भी हाँ कर जी। दिया आपने? और वो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी। बहुत सारी कराची में भी जो कन्वर्सेशंस हुई लोगों के साथ। शाओन एक दोस्त हैं मेरे, वो स्टार्टअप फाउंडर हैं, उनके साथ जो कन्वर्सेशन हुई वो भी यूट्यूब पे आपको नज़र आ जाएगी मेरे चैनल पे। तो इस तरह जितनी भी कन्वर्सेशन है मैंने तो सबको बहुत इन्जॉय किया। अच्छा राशिद भाई, पॉडकास्ट में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहीं पर ही ज़्यादा है। आपने जैसे नाम रखा है, उसका नाम की वजूहत आपने बताई है, तो मैं चाहता कि कुछ पर्पस पे बात करें कि क्या पर्पस आप अचीव करना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आपके दिमाग में, क्योंकि हर एक का पर्पस अलग होता है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने तहसीन भाई। बेसिकली जो पर्पसफुल लिविंग है ना या बमकसद ज़िंदगी है, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी मतलब अपना एक मानना है कि हमारी यूथ या वैसे भी ओवरऑल जो बनी नो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारी जो सफरिंग्स हैं, हमारी जो मिजरीज़ हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, उनकी शायद बड़ी वजह बेमकसदियत है, कि कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में। अगर कोई पर्पस हो ना आपकी लाइफ में तो ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। मैं आपकी एक इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप एथलीट हैं और आपका एक मकसद है, छोटा सा ही मकसद हो भले, या आपका कोई मकसद है कि आपने नेशनल चैम्पियन बनना है या इंटरनेशनल लेवल पे आपने एथलीट बनना है और जाना है, तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाएगी, कि आपको उठना सुबह आसान लगेगा कि यार मैंने उठ के कसरत करनी है, वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है। आपको नेगेटिव एक्टिविटीज़ से बचना आसान हो जाएगा। आप कभी स्मोकिंग करेंगे? आप कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे नहीं, मेरा तो स्टैमिना ख़राब होता है। आप 9 बजे कहेंगे कि बस मुझे अब सोना है, मुझे अच्छी नींद चाहिए और ताकि मैं सुबह उठ के अपनी तैयारी कर सकूं। तो आपकी हर चीज़ ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आपको नो कहना दोस्तों का आसान हो जाएगा, नहीं भाई मैं रात भर बाहर नहीं रह सकता, फजूल में आवारागर्दी मैं नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है।
लेकिन जब ये मकसद नहीं होता ना, तो फिर आप समझ लें कि दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली का भी एक कौल है, उसका मफ़हूम ये है, उसमें कमी बेशी ना हो, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का वो लम्हा जिसमें आप अपने आप को बदलने का इरादा करते हैं, वो आपकी सारी ज़िंदगी पे भारी है। तो वो लम्हा आपको आपका मकसद ही दे सकता है। जब आपको अपना वाई क्लियर हो जाता है ना, वो नीट्शे का एक, फ्रेडरिक नीट्शे एक फ़िलासफ़र है, उसका एक कॉल मुझे याद आ रहा है कि अ मैन हु नोज़ हिज़ वाई कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी कि जिस बंदे को ये पता है ना कि मेरा वाई क्या है, मेरा मकसद क्या है, तो वो उस मकसद तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। कभी कभार हमें ऐसा होता है हमें अपना पर्पस नहीं मिल रहा होता है, तो वो कैसे ढूंढेंगे? सर ये तो एक ऐसा सवाल आपने कर दिया है, काफ़ी सारे मेरे पास मुश्किल आते हैं। सवाल है। मुश्किल सवाल भी, और काफ़ी तो लोगों को मेरे मैंने ख्याल में देखा ये है। आपको अपने अंदर झांकने से ही मिलेगा, ये आपको कोई और नहीं बता सकता। कहते जो करें ख्वाब क्या? आपको अल्लाह ताला ने दिया है, दिखाया है, आप आंखें बंद करते हैं ना, तो आपका दिल करता है कि मैं ये करूं। तो वो कोई ख्वाब अगर आपका है ना, तो उसको पूरा करने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने आपको दे रखी है, और जो मकसद है आपका, वो भी आप ही ने फिगर आउट करना है। हम जैसे, मैं इसलिए भी सवाल किया, बहुत सारे स्किल बेस में पॉडकास्ट किए मैंने ना, तो बहुत सारे मुझसे सवाल यही करते हैं, तो मैंने इसलिए किया कि हम कौन सी स्किल्स पे काम करें। और मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई आपको जिस पे इंटरेस्ट आ रहा है। इसी तरह से मैंने आपसे सवाल किया, भैया दुनिया के अंदर बहुत सारे पर्पसेस हैं, तो वो कैसे अपने आइडेंटिफाई करें। अब अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कौन सी रूट्स पे जाना पड़ेगा, कैसे वो अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एरिया में उसका इंटरेस्ट है। तो अगर आपके पास कोई सजेशंस और गाइडलाइन हो तो ज़रूर दें इस पर। मैं चले थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, मुश्किल सवाल है अगेन। तहसीन साहब, ये ज़िंदगी ना एक ऐसा इम्तिहान है कि हर एक का पर्चा मुख्तलिफ है, हर एक का क्वेश्चन पेपर मुख्तलिफ है, तो कोई किसी की नकल कर नहीं सकता कि जो तहसीन साहब कर रहे हैं ना, मकसद जो इन्होंने ढूंढा है वही मैं अपना लूँ। तो ये ऐसा करना मुझे मुमकिन लगता नहीं है। और आपने कहा कि कैसे पता चले कि क्या मकसद है, तो वो एक जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है इकिगाई के नाम से, किताब भी है इकिगाई। तो उसमें एक पूरा सर्कल, दायरा बना के ना उसको बताया हुआ है कि मतलब वो काम जो आप अपनी खुशी से करते हैं, जो करने का आपको मज़ा आता है, और वो ऐसा काम भी है कि जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है, और वो ऐसा काम भी है जिससे आप कुछ ना कुछ कमा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये 4-5 चीज़ें अगर पूरी हो रही हैं ना, कि एक ऐसा काम जिसमें आप आपको अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है। आपको कहते हैं यार तहसीन साहब आप बोलते बड़ा अच्छा हैं, आप पॉडकास्ट बड़ा अच्छा करते हैं, या तहसीन साहब आप जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं ना, उसमें आपके डिज़ाइंस बड़े क्रिएटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आप में है स्किल, और फिर वो काम करके आपको खुद भी मज़ा आ रहा है, आपका दिल करता है वो काम करने को, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, और फिर आपको उस काम का कोई मुआवजा भी मिल जाता है, और उस काम से किसी का फ़ायदा भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये 3-4 अगर टिक्स लग रहे हैं ना, तो क्लियर हो जाता है आपका दुनियावी लिहाज से कम कि आपका क्या मकसद है, आपको क्या करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया बाकी जो बंदगी का मकसद है, बंदे का मकसद है, वो तो बंदगी ही है, अल्लाह ताला की पहचान। और अगर हम बिगर पर्सपेक्टिव में बात करें, लेकिन अगर दुनियावी लिहाज से हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात की ना, तो ये 4-5 चीज़ें अगर टिक हो रही हैं, आपकी तबीयत का मिलान क्या है, मतलब हर बंदा जो है वो सिंगर तो नहीं हो सकता ना, अगर आपकी वो नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत और अहलियत ही नहीं है, तो आप चाहे दीवार में टकरें भी मारते रहें, तो भाई वो नहीं हो सकता। तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि इस काम में आप अच्छे हैं, ये आप बेहतर कर लेते हैं दूसरों से। तो हर किसी का वो जो एक अनफेयर एडवांटेज कुदरत की तरफ से मिला होता है ना कोई ज़रूर होता है। कोई एक चीज़ होती है जिसमें आप दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं, थोड़ा सा बेहतर होते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं आप। तो ये जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप मल्टीपल काम को ट्राई करें और उसमें आपको जिसमें मज़ा आ जाए। एक तो सबसे पहले कुछ ना कुछ करें ज़रूर, सबसे पहले तो मैंने इसलिए कहा ना कि सबसे पहले कुछ करें, मल्टीपल काम प्रोडक्टिव करें ज़रूर, और आपको मिल जाएगा, मकसद मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 100 स्किल की बात करते हैं,
4 5 10 स्किल ट्राई कर लें, 4 5 तरीके ट्राई कर लें और उसमें आपको मज़ा आ रहा है, एक टिक तो आपको अगर ट्राई किया आपका एक मज़ा, एक टिक आ गया, फिर आपने देखा पर्पस फुलफिल हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, तीसरा किसी की नीड्स भी पूरी हो रही है, चौथा ग्लोबली भी आपका अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं आप, कर रहे हैं तो, और पांचवा क्या आप कहते हैं कि हाँ इसको हम इनोवेटिव करके पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लिए पहुंचा सकते हैं, इंसानियत के लिए भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो फिर आपको आपका पर्पस मिल गया। और यही पर्पस आप अच्छी नीयत के साथ कर लें कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ अपने लिए भी कर रहा हूँ, मुल्क के लिए भी कर रहा हूँ और इंसानियत के लिए भी कर रहा हूँ, तो आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, अच्छी नीयत का सवाब भी मिलता रहेगा। दैट्स द होल समरी, राइट। इसलिए मैंने एक उसमें स्टार्टिंग में एक छोटा बस मैंने जुमला ऐड किया, लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करना ज़रूरी है। आप बोलेंगे यार मैं तो मैं करूँ कैसे, मुझे पर्पस जो कहते हैं ना कि सारे मैच जीतने के लिए पहला मैच जीतना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप इनिशिएटिव ज़रूर लें। आपको लगता है कि ये काम अच्छा है और आपको करना चाहिए तो आप ज़रूर उसको करें। और प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार ना हो जाएं कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि कोई आकर मेरे कान में बताएगा कि उठो तहसीन, कढ़ाई करना तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, तो मैं उठ के ये काम शुरू कर दूंगा एम्ब्रॉयडरी का। ऐसा होगा नहीं। तो आपको उठ के निकलना पड़ेगा, जूते पहन के बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ख्वारी काटनी पड़ेगी, फिर ही पता चलेगा आपको कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या किस चीज़ में आपको मज़ा भी आ रहा है और आपको एप्रिसिएशन भी मिल रही है और आपकी जो रिज़्क की हलाल रिज़्क कमाने की जो एक नीड है वो भी पूरी हो रही है। तो आप निकलेंगे, कुछ करेंगे तो पता चलेगा ना। अच्छा, ऐसा मैं आपसे मल्टीपल डायमेंशन आपकी रही है, 3 डिफरेंट एरिया रहे हैं आपके, उन नाम हम ले भी लेते हैं, एक्स नेवी में भी रहे, PR कम्युनिकेशन, मीडिया, पॉडकास्ट में भी आपने डिफरेंट लोगों से मिले। मैं बताने का मकसद है कि आप एक वैल्यूबल एरिया में रहें, वहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ होती है, फिर आप हमारे साथ बैठे हुए 8 बजे हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद वहाँ तो 8 9 बजे सोने का कॉन्सेप्ट होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस आप चेक कर रहे हैं, लोगों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं कि ये चीज़ अगर हमारे जो यूथ है जो कि स्किल्ड वाला है, जो एजुकेशन वाली साइड में, वो ये गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं, अगर वो ये गलतियाँ ना करें, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि वो रात भर बैठे होटलों पे बैठे होते हैं और बोलते हैं अगले दिन हमें एक ही दिन में अमीर हो रहा है। तो ये तो एक कॉमन मिस्टेक्स है। लेकिन आप एक बिल्कुल डिसेंट लाइफ स्टाइल से उठ के एक हमारे इनफॉर्मल लाइफ स्टाइल में है, तो व्हाट एक्जैक्टली आप देख रहे हैं कि यार ये चीज़ भी मुझे लगता है कि अगर ये डिसिप्लिन आ जाए तो शायद और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मैं जो आपके सवाल से समझ पाया हूँ ना, वो ये है कि सिविलियन लाइफ हो या आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ हो, डिसिप्लिन इज़ द की। डिसिप्लिन मैंने जितने भी टैलेंटेड हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है ना, तो आप कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन का अल्फाज मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया कि ये शायद बहुत आसान अल्फाज है और लोग कहते हैं डिसिप्लिन। मैं कहता हूँ वो डायरेक्ट एक मिस्टेक बता दें आप। मतलब डिसिप्लिन में तो वो सारी सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, टाइम पे खाना खाना है, वो तो शायद ये नहीं कर सकते। तो वो भी लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा हो गया कि अगर 12 बजे अगर ये सब नहीं कर सकते तो 1% तो अपने आप को बदल सकते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज। मेरा ख्याल है यहीं से शुरू होता है और ये सारा जो चेंज है ना, डिसिप्लिन है, ये सब आ जाता है जब मुझे लगता है, मेरा ये यकीन है, कन्विक्शन है कि ये सब आ जाता है आपकी ज़िंदगी में जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद पर्पस आ जाता है, देखिए घूम के भाई आ जाता है। तो मेरा तो वो जो पॉडकास्ट का नाम है वो भी लिव विद पर्पस है और मेरा बड़ा यकीन है इसके ऊपर, बिलीव है इसके ऊपर कि अगर आप पर्पस लेस हैं ना तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकते। जब आपका मकसद ही कोई नहीं है तो आपने उठ के करना क्या है? जाना ही कितने नहीं, करना ही कुछ नहीं, तो फिर उठना क्यों है? और रीलें देखनी है ना। हाँ, फिर बेड से उठना क्यों है? तो आपका मकसद है, आपको जगाता भी है, आपको उठाता भी है, रात रात भर जगाता भी है आपको, आपका पर्पस। मतलब ये सोचना चाहिए हमें कि व्हाट कीप्स अस अवेक एट नाइट, हमें क्या चीज़ है जो जगाती है और क्या चीज़ है जो हमें बेचैन करती है, शायद वही हमारा मकसद है। और कराची में कैसा लगा आपको आके? कराची में मेरा वक्त गुजरा है ऐसे ही, पहले भी गुजरा है। क्या डिफरेंस देखते हैं? वैसे आपकी रिहाइश तो भी लाहौर की है? बस मैं मुसाफिर आदमी हूँ अच्छा तहसीन भाई, तो हाँ लाहौर में ज़्यादा वक्त गुजरता है, लेकिन कराची भी आना रहता है। तो कराची अगर लोगों की बात करें तो खूबसूरत लोग हैं, कराची इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस, लेकिन कराची का बस इंफ्रास्ट्रक्चर देख के थोड़ा सा दुख होता है, उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, उस पर दिल दुखता है।
नहीं, वो थोड़ा बहुत तो है इधर मसाइल, थोड़े थोड़े नहीं है बल्कि शायद ज़्यादा ही है, क्योंकि गुंजान आबादी होती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मुझे 6 किलोमीटर 30 मिनट के आसपास आपने कवर किया है, तो अभी अब वापस भी जाना है आपने, तो अभी कितने किलोमीटर आपको जाना है वापस? अभी जितना भी जाना है ना, मुझे लग रहा है कि वो एक तो रोड्स हैं वो हर जगह से खुदी हुई हैं, और दूसरा ट्रैफिक का जो बर्डन है वो बहुत हो गया है इस शहर पे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, बाकी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हमारे बहुत खूबसूरत है। हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड, हमारे ज़्यादातर स्किल बेस है पॉडकास्ट के, व्यूवर्स भी हमारे इसी तरह के हैं, कोई जाते जाते उनको मैसेज देना चाहें? सर मैसेज यही कि आप स्किल्स के ऊपर, आपने बताया पॉडकास्ट करते हैं, और मेरे जैसे बेहुनर आदमी को भी आपने बिठा दिया, आपकी मेहरबानी है। नहीं लेकिन स्किल्स की अगर हम बात करें तो वो ख़ास आदमी है, हमारे सारे हुनरमंदों को आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी। तो बेसिकली जो स्किल्स के हवाले से अगर बात करें ना, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो उस पे यकीन रखें, उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, क्योंकि ये एक तेज़ी से बदलता हुआ दौर है, और इसमें मुसलसल सीखते रहना है आपको, मुसलसल अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और वैसे भी हमारे तो रिलीजन में भी है ना, मज़हब में भी है कि मोमिन वो है कि जिसका हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो। तो वो दिन इसी तरह बेहतर होगा जब रोज़ कुछ नया सीखेंगे, कुछ रोज़ बेहतर करेंगे, तो ही आपका दिन बेहतर होगा ना पिछले दिन से। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जितने आपके स्किल्स के ऊपर सुनने वाले लोग हैं, क्योंकि आपने तो आप स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, कि वो सीखने का अमल जारी रखें। वो कभी भी ये ना समझें कि उन्होंने एक स्किल सीख ली, अब ये ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। तो जो सीखने की लज्जत है ना, उसको पहचानें और सीखने का अमल जारी रखें, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर ये एक मकसद के तहत गुजारी जाए। तो फाइंड योर पर्पस एंड बी क्यूरियस, बी हंग्री फॉर लर्निंग, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर यकीन रखें, और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहें, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी अपने आप को बेहतर कर सकें। चलो, नहीं बिल्कुल, आपने एंड में बहुत अच्छा मैसेज किया कि हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अब आगे बढ़ते रहेंगे। आज एक नई ऐप आ गई, कल दूसरी, इसी तरह से आप जैसे अभी आपने देखो कि 6-6 महीने बाद आपकी अपडेट्स आती हैं, तो हमें अपडेट होते रहना पड़ेगा। अगर हम अपडेट नहीं होंगे ना, तो अभी आज के दौर में नहीं चल सकते, क्योंकि और नया नया बहुत अच्छा सा मैसेज था। और मैं भी यही कहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया लर्निंग करते रहना चाहिए। और इसी तरह से जैसे आज हमारी कुछ नई लर्निंग हुई आपके साथ, तो आज का तो मेरा ऑब्जेक्टिव लर्निंग का पूरा हो गया। बड़ा मज़ा आया आपसे, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी अच्छी बातें रही हैं, और मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, क्योंकि मेरी शायद फर्स्ट पॉडकास्ट थी जो कि ऐसे बंदे के साथ हो जिन्होंने कौम को सर्व किया हुआ है। बहुत हमारे अभी तक जितनी पॉडकास्ट है वो हमारे सारे नॉर्मल लोग होते हैं, जो कि हम भी नॉर्मल हैं, और कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है, कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ होता है कि आप सर्व कर आए, मतलब एक कौम के मुल्क के लिए सर्व किया। एक अल्लाह ताला ने मौका दिया मुझे सर्व करने का, और हमने किया, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। बाकी हम भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, बस अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी सर्व की। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। इट्स ऑल डिपेंड, मेरी ख्वाहिश रहेगी कि एक और दफ़ा आपके साथ पॉडकास्ट करें, थोड़ा सा और डीप डाइव डिस्कशन। इट्स ऑल डिपेंड कि हमारे पास कमेंट क्या आते हैं, लोग क्या क्वेश्चंस करते हैं। कोई अगर आपको कोई भी सवाल हो तो हम इनकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर भी कर देंगे, आपके प्रोफाइल, आपकी जो लोग कनेक्ट करना चाहते होंगे वो भी हम प्रोफाइल्स नीचे लगा देंगे। बाकी कमेंट्स आएगा तो फिर हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।